Dear students, hope you all will be fine, healthy, and doing well. This is Dr. Pawan Kumar, Assistant Professor, Department of Sociology, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Gorakhpur. In my previous lecture, which were displayed as YouTube video before you, I discussed about diagrammatic and graphical representation of data, its utilities, limitations, and general rule to construct these diagrams. Today I will discuss about the types of diagram. So let's begin. Generally, there are different types of diagram as follows. Based upon the dimension of diagrams, there are three types. तीन प्रकार के होते हैं. One dimensional diagram, two dimensional diagrams, and three dimensional diagrams. Another type of diagrams are pictogram, हिंदी में जिसे चित्रलेख कहेंगे, कार्टोग्राम, हिंदी में जिसे मानचित्र या मानारेख कहेंगे. So let's discuss about dimensional diagrams. Dimensional diagrams जो कि पहले अभी जस्ट पहले की स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायमेंशनल डायग्राम्स, वन डायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशनल डायग्राम, थ्री डायमेंशनल डायग्राम. फर्स्ट डिस्कस अबाउट वन डायमेंशनल डायग्राम. पहले हम एक विमितीय आरेख के बारे में चर्चा करेंगे. एक विमितीय आरेखों में चौड़ाई अथवा मोटाई की ओर ध्यान न देकर केवल लंबाई की ओर ध्यान दिया जाता है, यानी केवल एक प्रकार का मेजरमेंट को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है. इन्हें बनाने में केवल एक ही माप जो कि लंबाई या ऊंचाई यानी कि लेंथ और हाइट का प्रयोग किया जाता है. ये आरेख खड़ी यानी वर्टिकल अथवा पड़ी यानी हॉरिजॉन्टल रेखाओं के रूप में बनाए जाते हैं. इसमें केवल रेखाओं की ऊंचाई अथवा लंबाई की तुलना की जाती है. जो दंड यानी जो लाइन जो खींचे जाते हैं वो किसी भी मोटाई अथवा चौड़ाई के हो सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी दंडों की मोटाई अथवा चौड़ाई एक समान हो, उसमें डिफरेंसेस ना हो. ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि मोटाई अथवा चौड़ाई की ओर ध्यान नहीं देना है. केवल एक मेजरमेंट है क्योंकि इट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल डायग्राम. एक डायमेंशन है इसमें केवल, और वो इसकी हाइट हो सकती है या ऊंचाई हो सकती है या लंबाई हो सकती है. ठीक है. फिर भी इस बात का ध्यान रहे आपको कि मोटाई अथवा चौड़ाई इतनी भी अधिक ना हो कि वो आयत के समान दिखाई देने लगे और कन्फ्यूज़न हो डायग्राम को देखने में. तो वन डायमेंशनल डायग्राम्स के कितने टाइप होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जनरली कई किताबों को देखने पर ये पता चला है कि ये 9 प्रकार के होते हैं. लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, pyramid diagram. It is also known as population pyramid. Sliding bar diagram. So let's have discussion और लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम यानी रेखा आरेख के बारे में हम चर्चा करेंगे. इसकी विशेषताओं के ऊपर जाने से पहले रेखा आरेख क्या है. जब पदों की संख्या, जब डेटा हमारे पास, डेटा में अलग अलग पदों की संख्या जब अधिक हो और उनके मूल्यों, उनके वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर ना हो, तब इस प्रकार के डेटा का प्रस्तुतिकरण रेखा आरेख के माध्यम से किया जा सकता है. इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाइन डायग्राम के माध्यम से किया जा सकता है. इनकी विशेषताओं की चर्चा कर ले तो काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा. दो रेखाओं के बीच समान अंतर रखा जाता है. ध्यान रहे, रेखाओं में चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है, न के बराबर होती है, नहीं ही होती है. जो रेखा जैसी होती है उस प्रकार से ही होती है. आरेख के एक तरफ पैमाने का स्वरूप दे दिया जा सकता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अगर आप वर्टिकल खींच रहे हैं तो वाई एक्सिस पे पैमाने का स्वरूप देंगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टल खींच रहे हैं तो
एक्स एक्सिस पे पैमाने का स्वरूप देंगे। रेखाएं खड़ी या पड़ी, खड़ी यानी कि उदग्र वर्टिकल, पड़ी यानी कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल हो सकती है। आरेख आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। चूँकि होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के आरेख देखने में बहुत अधिक आकर्षक नहीं होते हैं, इसलिए इनका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है आजकल। अगर हम उदाहरण के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें तो उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि ये बेसिकली किस प्रकार के होते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा भी प्रचलन में नहीं है तो किसी भी प्रकार के टूल से इसको बनाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए मैंने प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी सर की किताब की सहायता ली है और उसके किताब में दिए गए रेखा आरेख का चित्र यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस उदाहरण में आप देखिए, अर्थशास्त्र की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित प्रकार से हैं। ये प्राप्तांक का ये डेटा दिया है, ठीक है। अगर इसको हमें लाइन डायग्राम में प्रस्तुत करना है तो इस प्रकार करेंगे। ये देखिए, इसमें प्राप्तांक जो है वो वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे जो है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसका जो है ये किया गया है। और इस पैमाने पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक किया गया है। हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी। और इस प्रकार से हमारा ये लाइन डायग्राम इस प्रकार से आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। अगला जो टाइप पढ़ेंगे हम वो है सिंपल बार डायग्राम। इसमें सिंपल बार डायग्राम में लाइंस नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सरल दंड आरेखों में भी केवल लंबाई अथवा ऊंचाई की ही तुलना होती है। देखिए, जो लाइन डायग्राम था और सरल दंड आरेख था, इन दोनों में केवल ऊंचाई की ही तुलना होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 डायमेंशनल डायग्राम का प्रकार है। ओके, इसमें समान चौड़ाई अथवा मोटाई वाले अनेक डंडों के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, इसमें डंडों में थोड़ी सी चौड़ाई जरूर होती है, लेकिन सब में एक समान होती है, कोई ज़्यादा या कम नहीं। साथ ही साथ इन डंडों के बीच थोड़ी सी जगह दी जाती है और सभी डंडों के बीच एक समान जगह छोड़ा जाता है। आरेख की रचना करते समय ग्राफ पेपर पर वाई एक्सिस के लिए एक ऐसा अनुमाप निर्धारित करना चाहिए होता है जिसके आधार पर दिए गए आंकड़ों का दंड रूप में प्रदर्शन हो सके। एक्स एक्सिस पर डंडों की चौड़ाई ली जाती है, उस ग्राफ की उस बार की चौड़ाई ली जाती है। इस बात का मैं दोबारा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि इन जो बार्स हैं, ये जो दंड हैं, उनके बीच थोड़ा सा तथा एक समान स्थान जरूर छोड़ा जाए। साथ ही साथ इस प्रकार के दंड आरेख में चौड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब, कोई स्टैटिस्टिकल मतलब नहीं होता है, परंतु आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से, कलात्मक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें आकर्षक बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें और आकर्षक बनाने के लिए इन डंडों में कोई रंग भर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, लेकिन याद रहे कि सभी डंडों में एक समान कलर प्रदर्शित करना चाहिए। अब उदाहरण हम लेंगे, उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये उदाहरण मैंने जो उदाहरण का जो डेटा लिया है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2019 का डेटा लिया है, इंटरनेट की सहायता से मैंने इसको लिया है। ये टेबल हमारे पास इस प्रकार से हैं कि 2019 में दक्षिण एशियाई देशों की जनसंख्या वृद्धि दर इस टेबल में अंकित है। अब इन आंकड़ों को सरल दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है। ये डेटा पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड बिफोर यू कैन ईजिली असेस दिस। सो नाउ कम टू द ग्राफ। ये हमने इस प्रकार से इसको ग्राफ बनाया है। अब आप देखिए, इसमें वाई एक्सिस पे मेज़रमेंट है और एक्स एक्सिस पे कंट्रीज़ के नेम है। सारे बार डायग्राम का जो है चौड़ाई एक समान है,
केवल हमें इसकी ऊंचाई को कंपेयर करना है उस दिए गए टेबल के आधार पे। जैसे कि श्रीलंका की सबसे कम है, आप टेबल में देख सकते हैं 0.4 है, यहाँ पे 0.5 से 1 यूनिट कम है, और सारे बार डायग्राम में एक ही कलर भरा गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बहुगुण दंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। जब सरल दंड आरेख प्रविधि को दो अथवा उससे अधिक परस्पर आंकड़ों को एक आरेख में रचने हेतु बढ़ाया जाता है तब वह बहुगुण दंड आरेख कहलाता है। मतलब कि जब कई 2-3 तरह के इन्फॉर्मेशन हो तब हम इसको बहुगुण दंड आरेख, बहुगुण नाम से ही पता है, बहुगुण कई प्रकार के गुण। बहुगुण दंड आरेख और सरल दंड आरेख में अंतर केवल इतना है कि सरल दंड आरेख में केवल एक ही तथ्य में आ रहे परिवर्तनों की तुलना की जाती है, जबकि बहुगुण दंड आरेख में एक से अधिक तथ्यों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जा सकता है। इसको हम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। यह काल्पनिक डेटा है। समाजशास्त्र विषय का विगत 4 वर्षों का परीक्षाफल निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित है। प्रदत्त आंकड़ों से बहुगुण दंड आरेख की रचना करें। ये हमारे पास डेटा है। ओके, अब इससे हमें बहुगुण दंड आरेख की रचना करनी है। देखिए यहाँ पे 2016 का डेटा है, 17 का डेटा, 18 और 19, यानी ये 4 साल का डेटा है। तो ये 4 प्रकार के गुण बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसका जो है आरेख कैसा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, ये हर एक ईयर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अनुत्तीर्ण, ये 4 प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं प्रत्येक साल में एक ही समान है, इसलिए ये बहुगुण हैं। और ये सारे दंड आपस में सटे हैं, इसलिए सटे हैं कि वो सारे पर्टिकुलरली किसी एक साल को इंगित कर रहे हैं, किसी एक साल को बता रहे हैं, किसी एक साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द हाइट जो है वो शो कर रहा है कि 2016 में कलर के हिसाब से आप देखिएगा प्रथम कितने थे, रेड कलर द्वितीय है, ग्रीन कलर तृतीय है और पर्पल जो है वो अनुत्तीर्ण का है। तो इस प्रकार से हम कलर यहाँ ग्राफ के किसी एक कोने में हमने उस कलर को जो है वो दिखा दिया है कि कौन कौन सा कलर किस किस इंडिकेटर को बताता है, किस तरह के जो है हमारे पास क्वालिटीज़ हैं डेटा का उसको बताता है। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अंतर विभक्त दंड आरेख। इस प्रकार के आरेखों का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही मद में अनेक उपमद सम्मिलित हों। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आंकड़ों के योग और उनके विभिन्न विभागों, सब डिविजन्स को प्रदर्शित करने के लिए अंतर विभक्त दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के आरेख को संघटक दंड आरेख भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 2 व्यक्तियों की मासिक आमदनी को विभिन्न प्रकार के खर्च के मदों में प्रदर्शित करना हो तो इस दंड आरेख का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब कि मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी आती है, सपोज मेरी जो सैलरी आ रही है वो किस किस मद में मैं खर्च कर रहा हूँ उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो सैलरी एक है लेकिन उसको किस मद में मैं खर्च कर रहा हूँ, इसको अगर शो करना हो तो अंतर विभक्त दंड आरेख का प्रयोग किया जा सकता है। अंतर विभक्त दंड आरेख में संपूर्ण योग का एक दंड बनाकर उसमें से विभिन्न भाग लिए जाते हैं तथा उनमें अलग अलग रंग भर दिए जाते हैं। इन रंगों का विवरण आरेख को एक कोने में दे दिया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा रंग किस वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। जैसा कि पहले ग्राफ में हमने रंगों का विवरण दिया था किनारे, वो विवरण इसमें भी देना है। तो अगला जो उदाहरण हमारे सामने आने जा रहा है उस उदाहरण के माध्यम से हम इस ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण इस प्रकार है कि जो सारणी आपके सामने भी डिस्प्ले होगी उसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा बनाई जाने वाली कारों की संख्या का विवरण दिया गया है। कारों के उत्पादन को वर्ष के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जो है अंतर विभक्त दंड आरेख की रचना करें।
डेटा हमारे पास इस प्रकार से है। अलग अलग राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ठीक है, और अलग अलग साल में उनके कारों का उत्पादन हज़ारों में दिखाया गया है। एक बार फिर ये काल्पनिक डेटा है जिसको कि हमने इलस्ट्रेट करने के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो ग्राफ में ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप देखिए 1956 एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है 1956, और ग्रीन कलर जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस डेटा के आधार पर ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन, हज़ारों में जो कारों का प्रोडक्शन है, ये अलग अलग दिखा रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अमेरिका का है 295,000 कारों के साथ। तो इस ग्राफ में भी वो डिस्प्लेड है। और जैसे जैसे इस ग्राफ में है, आप इसको बड़े आराम से पॉज करके देख के समझ सकते हैं, जैसे जैसे जो आंकड़े कहे गए हैं उस प्रकार से ये दंड आरेख में, ये अंतर्विभक्त दंड आरेख में ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। 1960 में आप देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है 1110,000। तो ये 1960 का दंड जो है वो सबसे लंबा भी है, और उसमें अंतर्विभक्त जो हैं चीज़ें, जो सब डिवाइडेड हैं, वो भी उसी रेशियो में ही बढ़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट नाउ। आपको जो कोई परेशानी होगी कुछ समझने में, कोई इशू होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स बिलो। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपके गूगल क्लासरूम ऐप में उसका जवाब दे सकूं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे तो उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा और आपसे शेयर कर दूंगा। तो चले हम अगली टाइप की तरफ। तो अगला टाइप जो है वो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम का है, प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड आरेख। अब ये क्या होता है? जब एक ही तथ्य ध्यान रहे, एक ही तथ्य के विभिन्न भागों में संबंधित आंकड़ों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की आपस में तुलना प्रदर्शित करनी होती है, तब प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड आरेख की रचना की जाती है। इस प्रकार के आरेख की रचना हेतु पद के समस्त मूल्यों को, पूरी टोटल वैल्यूज़ जो हैं उस डेटा का समस्त मूल्यों को 100 मानकर इसके विभिन्न भागों को प्रतिशत में परिवर्तित कर लिया जाता है, और अनुमाप के आधार पर पूर्ण दंड, टोटल जो दंड है जो बनता है, उसका जो परसेंटेज है उस हिसाब से उसके अंश काट लिए जाते हैं। प्रत्येक दंड की ऊंचाई एक ही बराबर होती है। ऊंचाई के साथ साथ मोटाई या चौड़ाई भी एक समान होती है। दंड के विभिन्न भागों को पृथक पृथक रंगों से रंग दिया जाता है। हम जो उदाहरण अभी आपके सामने डिस्प्ले होने जा रहा है उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके पास एक टेबल आ गया है नगर ए और नगर बी का, नगर अ और नगर बी का, ब का, जिसमें प्रत्येक अलग अलग धर्म हैं, उसके अनुयायी हैं। तो नगर अ में जितने धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू, इस्लाम, अन्य, उनकी संख्या 15,000 है। इस 15,000 को हमने 100 मान लिया, और इस 100 से हिंदू धर्म का कितना प्रतिशत है, इस्लाम धर्म का कितना प्रतिशत है, अन्य का कितना प्रतिशत है, हमने निकाल लिया। उसी प्रकार से नगर बी में भी हमने यही काम किया है, और इस प्रकार से हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का और अन्य धर्म का हमने प्रतिशत निकाल लिया। अब ये देखिए 100, यही दंड में इनका अलग अलग प्रतिशत बटेगा, यानी चूंकि दोनों 100 है, दोनों का प्रतिशत 100 है, यानी दंड की ऊंचाई एक समान होगी। बस उसके अंतर्गत जो आने वाली चीज़ें हैं, जो अलग अलग परसेंटेज हैं, उसको वो डिफरेंस होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। ये आप देखिए नगर अ में टोटल संख्या जो थी उसको हमने 100 मान लिया, नगर ब में जो टोटल संख्या थी उसको 100 मान लिया, और इस प्रकार से प्रतिशत निकाल लिया। और ये प्रतिशत जो है हमारे प्रीवियस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। दोनों बार डायग्राम की जो हाइट है वो एक ही है, बस उसके अंतर्गत जो प्रतिशत के कारण प्रतिशत अंतर्विभक्त डायग्राम जो है, या प्रतिशत अंतर्विभक्त बार डायग्राम जो है, उसके वजह से ये डिफरेंसेस आपको दिखने को मिल जाएंगे। नगर अ में इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या कम है, जबकि नगर ब में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको और कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी ग्राफ में हम दिखा देते हैं।
हिंदू कौन सा कलर है, इस्लाम कौन सा कलर है, और ये ग्राफ है। ये बाकी रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, दिस इज़ इमेजिनरी थिंग। ये हमने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, इसका कोई भी गलत अर्थ निकालने की चेष्टा ना करें कृपया करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टाइप है वो है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम का प्रयोग विभिन्न तथ्यों के शुद्ध विचलनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इन आरेखों में मुख्य राशियों को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जो बेसिकली जो मेन जो राशियां हैं, जो मेन वैल्यूज़ हैं, उनको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, बल्कि जो दो डिफरेंट वैल्यूज़ के जो डिफरेंसेस हैं, जो विचलन हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। वो विचलन, वो डिफरेंसेस, चाहे वो धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव जो होगा वो आधार रेखा जिसको हमने माना है, चाहे वो वाई एक्सिस को अगर हम आधार रेखा मानेंगे या एक्स एक्सिस को मानेंगे, ये हमारे ऊपर है कि हम जिसको भी आधार रेखा माने। जनरली यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस को आधार रेखा मानने का कार्य किया है। तो जो भी आधार रेखा है तो पॉजिटिव जो होगा वो ऊपर होगा और निगेटिव नीचे होगा। उसी प्रकार से अगर वाई एक्सिस हम मानते हैं तो पॉजिटिव राइट साइड होगा और निगेटिव लेफ्ट साइड होगा उस आधार रेखा के। इसके माध्यम से हम किस प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है आयात निर्यात के शुद्ध अंतर, आय तथा व्यय, लाभ हानि आदि का प्रदर्शन विचलन दंड आरेख के माध्यम से किया जाता है। इसको हम निम्नलिखित उदाहरण के सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास डेटा है, अलग अलग विश्वविद्यालय। अगेन दिस इज़ अ इमेजिनरी डेटा। ये हमारे पास विश्वविद्यालय है जिसका ABCDEFJ तक हमने नाम दिया है। विद्यार्थियों की संख्या 2004 से 5 में और 2005 से 6 में, दो प्रकार के आंकड़े हमारे पास हैं, दो प्रकार के डेटा हैं हमारे पास। अब इनके डिफरेंस हमने यहाँ नोट किए हैं। 2004-5 में दिए गए आंकड़ों में 2005-6 के दिए गए आंकड़ों को हमने घटाया है। 2005-6 के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें से हमने 2004 और 5 के आंकड़ों को घटाया है। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी ए का जो अंतर आ रहा है +12 आ रहा है, फिर +10 +8 +6 -4 -8 -14 -16 -10 +4, इस प्रकार से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इस प्रकार से है। ये देखिए, हमने जो है वाई एक्सिस को आधार रेखा माना है, तो वाई एक्सिस के राइट साइड जो है सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड सारे वैल्यूज़ जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। अब आप आंकड़ों से इसका मिलान कर सकते हैं कि कौन से आंकड़े कैसे हैं। ए का है +12, बी का है +10, सी का है +8, डी का है +6। उसके बाद देखिए EFGHI ये सारे नेगेटिव में गए हैं, और लास्ट जो आपके पास आंकड़ा है जे का वो +4 में है। तो इस प्रकार से ये जो विचलन दंड आरेख ये बता रहा है हमें, डिफरेंसेस को बता रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ग्राफ पेपर पे क्या क्या डिफरेंसेस है, और इस तरह के मेजरमेंट से, इस तरह के ग्राफ से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं जो यथा स्थिति है। अब इसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके आगे हमारा जो है वो है ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, द्विदिशा दंड आरेख। अब ये क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आंकड़ों के दो विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए द्विदिशा दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक विशेषता आधार रेखा के ऊपर प्रदर्शित की जाती है तथा दूसरी आधार रेखा के नीचे प्रदर्शित की जाती है। आधार रेखा का मान 0 होता है तथा यह दोनों विशेषताओं के बीच में अवस्थित होती है। इन आरेखों की विशेषताएं जो है इस प्रकार है, उसको अभी हम देखते हैं। इन आरेखों के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा दो विपरीत गुणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दोनों जो विपरीत गुण हैं वो उनकी आधार रेखा एक ही होती है जिसका मूल्य, जिसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे प्रीवियस में हमने आधार रेखा की वैल्यू 0 बताई थी। और तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये आलेख काफ़ी सरल होते हैं। अब हम उदाहरण के जरिए इसको समझने की
कोशिश करेंगे। निम्नलिखित सारणी में समाजशास्त्र के 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। ये है सारणी हमारी। प्राप्तांक का रेंज हमने डिफाइन कर दिया है, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। छात्र छात्राएं कितनी हैं, योग है। अब ये देखिए छात्र छात्राएं दो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, अब इनको हम इनका योग बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेल या किसी भी तरह का जो टूल जिसमें कि हम जनरली ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें ये सारा सुविधा ऐसा नहीं था कि इसको हम ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम की रचना कर पाते। तो इसको हमने जो है सर की कॉपी, जो सत्येंद्र त्रिपाठी सर की बात मैंने कही है, उनकी 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 बुक से हमने लिया है। और ये ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम जो है वो इस प्रकार का है। इस प्रकार का हमारा आता है। आधार रेखा के बाईं ओर छात्राओं का डिजिट लिया गया है और दाईं ओर छात्र का डिजिट लिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसके पहले जो हमने जो डायग्राम हमने इसके पहले जो जस्ट डिस्कस किया है, तो वो और इसमें क्या अंतर है, डेविएशन वायर डायग्राम और इसमें क्या अंतर है। अब देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए इसको। जो आधार रेखा के बाईं तरफ की वैल्यूज़ क्या कह रही है, क्या ये निगेटिव है? नहीं। दाईं तरफ की वैल्यू क्या है, क्या ये निगेटिव है? नहीं। यानी कि आधार रेखा के दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं। और वाई एक्सिस का भी एक हमने माप दे दिया है जो रेंज बताता है प्राप्तांक का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम है वो दो डायरेक्शन में चीज़ों को बता रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ निगेटिव नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला जो टाइप है वो है पिरामिड डायग्राम, यानी स्तूप आरेख। इस आरेख की आकृति स्तूप जैसी होती है। आपने पिरामिड देखा होगा, आपने स्तूप देखा होगा। जस्ट इमेजिन दैट, और उसके बाद इसको रेट कीजिए। इस आरेख की आकृति स्तूप जैसी होती है। जनसंख्या, आयु, शिक्षा आदि से संबंधित आंकड़ों को स्तूप आरेख के द्वारा सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता है। जब देश या किसी शहर की जनसंख्या को शिक्षा, आयु, लिंग के आधार पर प्रदर्शित करना होता है, तब इन आरेखों का निर्माण किया जाता है। इन आरेखों के निर्माण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसमें प्रत्येक दंड एक दूसरे से सटे होते हैं, उसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं, सटे होते हैं, और इस प्रकार इनका स्वरूप स्तूप के रूप में आ जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास आंकड़े हैं। जनसंख्या का आंकड़ा है जिसको एज वाइज और जेंडर वाइज जो है क्लासिफाइड करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो 15 वर्ष तक ये आंकड़े आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम सीधे ग्राफ की ओर पढ़ते हैं। ग्राफ में अगेन हमने पिक्चर लिया है सर की किताब से, वो इस प्रकार से है। अब आप देखिए, जो आधार रेखा है उसके बाईं तरफ पुरुष, दाहिनी तरफ स्त्री, और जो वाई एक्सेस पे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो एज के दिए गए हैं, और यह थाउजेंड्स में नीचे वाई एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं। और इस प्रकार जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक स्तूप टाइप का ये बन रहा है, इसलिए इसको स्तूप डायग्राम कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम, दैट इज स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम जो है इसको द्विमुखी दंड आरेख कहा गया है। कुछ किताबों में इसका नाम सर्कन दंड आरेख भी कहा गया है, स्लाइडिंग नाम के आधार पे। इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस इन इंग्लिश, स्लाइडिंग बार डायग्राम। यहाँ मैं द्विमुखी दंड आरेख शब्द का प्रयोग करूँगा। द्विमुखी दंड आरेख का प्रयोग एक ही तथ्य के दो विभागों के मध्य विभिन्न वर्गों में अनुपात परिवर्तन को प्रदर्शित करने के संदर्भ में किया जाता है। इसमें समस्त माप को दो भागों में बांट देते हैं और इन मापों को हमेशा प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। ये आरेख पूर्ण मूल्यों को 100 मानकर बनाया जाता है, इसलिए इन सब की लंबाई एक जैसी होती है, लेकिन इनके विभागों की लंबाई में अंतर होता है। ये आपको बार डायग्राम से समझ में आएगा। जहाँ मूल्यों को दो विभागों में दिया गया हो और दोनों विभागों के प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया हो, वहाँ प्रकार के दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। वहाँ इस प्रकार के दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। हम चलें अब आगे उदाहरण की तरफ। एक कॉलेज
के विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत, देखिए के 2 बार टाइप हो गया, दिस इज टाइपिंग एरर, के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है। ये आपके पास डेटा है। बीएड अलग अलग कोर्सेज हैं, उसमें उत्तीर्ण का प्रतिशत और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, दिस पासिंग और फेल्ड का जो प्रतिशत है ये टोटल योग बताएगा। अब इसको हमने फ़ोटो खींच करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब आप देख सकते हैं इसको कि देखिए ये जो बार है, बेसिकली बार जो है अगर आप स्केल से इसको मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो ये बार जो है वो उसकी लंबाई एक जैसी है, लेकिन इसके जो विभिन्न विभाग बट गए हैं वो विभागों की लंबाई कम और बेसी है। चूँकि टोटल प्रतिशत 100 है तो बार की जो लंबाई है वो 100 ही रहेगी, लेकिन उत्तीर्ण का प्रतिशत कहीं 85 है तो कहीं 50 है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एमए का 50 उत्तीर्ण है तो देखो एमए का जो बार डायग्राम है उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जबकि बीएड में देखें तो उत्तीर्ण का प्रतिशत 85 है और अनुत्तीर्ण का ज़्यादा प्रतिशत है 15 है, कम प्रतिशत है 15। तो डार्क जो है, डार्क कलर का जो है वो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताता है और जो हल्के कलर का है वो उत्तीर्ण का प्रतिशत बताता है, पासिंग का प्रतिशत बताता है। तो बीएड में आप देखिए कि अनुत्तीर्ण का जो प्रतिशत है, फेल्ड का जो प्रतिशत है वो छोटा है और पास का जो प्रतिशत है वो बड़ा है। तो इस प्रकार से ये स्लाइडिंग, चूंकि ये इस प्रकार का स्लाइड जैसा शेप दिखा रहा है, स्लाइड यानी सर्कल टाइप का दिखा रहा है, इसलिए इसको स्लाइडिंग बार डायग्राम भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थोड़ा ये बड़ा हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें थी, और मैं इसमें धन्यवाद देता हूँ हमारे रेफरेंसेस को और सजेस्टेड स्टडी मटेरियल को। कुछ चीज़ें इसमें पीबी यंग की किताब से ली गई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। कुछ चीज़ें सत्येंद्र त्रिपाठी और ए.के. श्रीवास्तव की किताब सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, जिसमें ग्राफ और एग्जाम्पल के फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। कुछ चीज़ें श्यामधर सिंह सर की किताब से ली गई है, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व। तो आप इन किताबों को पढ़ें। गुड एंड हार्ट की किताब से भी ली गई है, कुछ इंटरनेट मटेरियल भी लिया गया है। मैं इन सभी को थैंक यू कहता हूँ और आपको भी थैंक यू कहता हूँ। इसको स्टडी कीजिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, या गूगल क्लासरूम में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इसके लिए आप इसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर का वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपके अध्ययन में कोई व्यवधान ना आ सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच।